Everyone, welcome to my channel. So today we are going to solve UGC NET Commerce December 2025 question paper. So आज हम 25 questions करने वाले हैं and let's start. And ये questions final answer की से matched हैं, so no doubt कि wrong होंगे. Okay, so let's start. Firstly, arrange the following steps of control process in correct order. So सबसे पहले कुछ भी करेक्ट करने से पहले हम ये देखेंगे फर्स्ट वो कौन सी होनी चाहिए. तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये तो हम बाद में मेजर करेंगे. स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, करेक्टिव एक्शंस वेयर रिक्वायर्ड एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड. सो ये यू कैन से कि सबसे पहले हमारे स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश होने चाहिए. सो सबसे पहले बी आएगा. अब बी देखो, ये दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए. सो 1 और 2 में से एक है. अब वी के बाद ए है, तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ठीक है. सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश कर लिए, उसके बाद हमने मेज़र किया है, मेजरमेंट किया है. ओके, ये भी ठीक है. इसके बाद सी और डी में से कोई एक है. करेक्टिव एक्शंस वेयर रिक्वायर्ड एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड. सो हियर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेंगे. कंपैरिजन करने के बाद करेक्टिव एक्शंस लेंगे ना. जब कुछ हमारा सब कुछ ऑलरेडी हो गया उसके बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे, तो सी हमारा लास्ट में आएगा. सो उसी से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2. ओके, 2 इज़ द राइट. नेक्स्ट है हेयर. ये थियरीज किसने दी है. सो हेयर यू कैन सी कि मैनेजमेंट ग्रिड किसने दिया था, ब्लैक एंड मोटर ने दिया था. तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 3. सो यहाँ पर देख लो, फर्स्ट का 3, 2 या 4 में से एक है. ओके, होथन एक्सपेरिमेंट्स वी नो, एल्टन मेयो. बी का हो गया 4. हेयर यू कैन सी बी का 4. इन दोनों में से हम देख रहे हैं, इसमें भी दोनों में सेम ही है. सी को ट्राई करते हैं. ट्रेड थ्योरी किसने दी है. ओके, सो इसका चार्ल्स वर्ड ने दी है. तो अगर ये भी नहीं पता है तो ERG थ्योरी आएगा, आप लोगों को पता है. सो डी का सबसे पहले ERG थ्योरी लगा लो. डी का 2 अल्डरफर्ड ने दी है. ओके, सो इसी से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2. ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं. यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. कौन सी गलत हैं. ओके, सो सबसे पहले बोला है कि लेट्स जूम इट फॉर यू गाइस. ओके, सो सबसे पहले बोला है कि मैनेजमेंट ऑडिट इज़ नॉट कंपलसरी अंडर एनी लॉ. ये सही बात है, मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है. सो ये स्टेटमेंट तो नहीं आनी चाहिए. ए, तो यहाँ से देखो ए आ रही है, इसे एलिमिनेट कर दो, इसे एलिमिनेट कर दो. ओके, हमारा क्या बचा, 1 और 3 बचा. दैट मीन्स बी तो हमारा ऑलरेडी है ही. बी पढ़ते हैं. बाउचिंग इज कंसर्न ओनली विद आइटम ऑफ बैलेंस शीट. नहीं, बाउचिंग तो भाई और भी मतलब कंसर्न करते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट से कंसर्न हो रही है. तो ये तो स्टेटमेंट गलत है. इसका मतलब बी तो वैसे भी बी आ रहा है दोनों में, तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं. अब सी देखो, सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट हैज़ मेड कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी फॉर सम लिमिटेड कंपनीज. सही बात है, हमें इनकरेक्ट पूछनी है. तो एक मिनट, हमें यहाँ पर इनकरेक्ट पूछी गई है, तो इसका मतलब सी हमारी सही है. तो सी तो नहीं आनी चाहिए, सी नहीं आएगी तो इसको भी हटा दो. तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी. ओके, एक ही स्टेटमेंट. यहाँ से बी देखो, डी देखो. द ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग इज टू सेटिस्फाई द ऑडिटर एज टू एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, पोजेसन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ आइटम मेंशन इन बैलेंस शीट. नहीं. ओके, वाउचिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं. ठीक है, आगे देखो, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट हैज़ बीन कंपलसरी फॉर मैनी एंटिटी स्टैब्लिश्ड अंडर रेस्पेक्टिव एक्ट. हाँ, कंपलसरी है. ओके, सो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दिस वन, द राइट ऑफ इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम and it gives the insurer right to recover from an alternative source the principal involved in this case. उसे हम क्या बोलेंगे. सो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सेब्रोगेशन. ओके, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, सबसे पहले कोई भी मतलब प्रोसेस करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे. वो है आंसर बी, मतलब बी से स्टार्ट होगा. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, बी सिर्फ एक में है तो यहीं से आंसर लगा दो इसका. देखो, बी प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे. फिर ए डेवलपिंग एन अप्रोच डेवलप करेंगे प्रॉब्लम के लिए. फिर डी
रिसर्च डिज़ाइन, हम जो हमारे फॉर्म डिज़ाइन को फॉर्म करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन को, देन सी डाटा कलेक्ट करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एंड देन ई रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन कर देंगे उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है ए पॉसिबल कॉस्ट ऑफ FDI टू दी होस्ट कंट्री। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है होम कंट्री, एक होती है होस्ट कंट्री। होम कंट्री जो जहाँ से वो बिलोंग कर रही है कंपनी, होस्ट कंट्री जो दूसरी है। सो FDI हो जाएगी जहाँ आ रही है, ओके। सो यहाँ पर बात करते हैं कि ए पॉसिबल कॉस्ट मतलब कि लिमिटेशन वी कैन से क्या होगी होस्ट कंट्री के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इंक्रीज इन शॉर्ट रन बट लॉन्ग रन कम्पिटिटिवनेस विल बी रिड्यूस्ड, हो सकता है, बट लेट्स रीड अदर ऑप्शंस एज वेल। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलवेज लीड्स टू डिपेंडेंसी एंड नो लोकल इनोवेशन गेट इनकरेज। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट may lead to capital overflows. Here you can say, ये आपको कुछ थोड़ा ये देखो, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज, नहीं ये गलत है। FDI इनफ्लो ऑलवेज वॉटसन दी होस्ट कंट्री BOP पोजीशन, क्या ऑलवेज वॉटसन तो नहीं करेंगे ना, कभी कभी होता है कि नहीं है। तो मतलब एक चीज़ देखो, यहाँ पे पॉसिबल कॉस्ट पूछिए तो हमारी रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज, ये हमारी पॉसिबल कॉस्ट हो जाएगी। सो आंसर नंबर 3, ओके। नेक्स्ट है, ये हमें मैच करने हैं। सो सबसे पहले स्टैंडर्ड डायरेक्शन अंडर सेक्शन 16 IA, ये क्या होता है? सो ये सैलरी का होता है। 16 IA किस में आता है? सैलरी में आता है, तो 1 का हो जाएगा 4, और यहाँ पर देख लो 1 का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। बी का देखो 3, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या है? हाउस प्रॉपर्टी है। सी का डेप्रिसिएशन अलाउंस अंडर सेक्शन 32 इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन हो जाएगा। डी का फर्स्ट हो जाएगा एग्जाम्पशन अंडर से 54 कैपिटल गेन का है। नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। ओके, सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर में लगानी है। सो ये देखो, सिलेक्शन टेस्ट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा। जॉब ऑफर तो ये लास्ट स्टेप है, ये तो वैसे भी सब में लास्ट है। ओके, सो हम सी से स्टार्ट करते हैं। सी हमारा 2 and 3 में है, ए भी 2 and 3 में, ए को पढ़ते हैं। ओके, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। अब बी और डी में से एक आएगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, तभी तो हम उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करेंगे। तो सबसे पहले डी आ जाएगा, सो डी आ जाएगा, देन बी आएगा, बैकग्राउंड, एंड देन ई। सो आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है, ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज बताएं। द नॉर्मल, ओके, द नॉर्मल कर्व अप्रोच द एक्स एक्सिस एसिम्प्टोटिकली एज वी प्रोसीड इन ईदर डायरेक्शन अवे फ्रॉम मीन, सही बात है। ओके, द नॉर्मल कर्व हैज़ इट्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके, मीन प्लस माइनस शो सिग्मा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। इरेस्पेक्टिव ऑफ शेप द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एंड एबव हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही बात है। ओके, सो हमारा AC अब तक AC सही है। सो AC लेट्स फाइंड इट, AC आंसर नंबर 4। लेट्स रीड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल, सही बात है। ओके, सो आंसर नंबर हमारा 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट। ओके, सो ये हमें कितने सेलर्स होते हैं, ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वो करना है। सो सबसे ज़्यादा सेलर किस में होता है? परफेक्ट में होते हैं, तो डी पहले आ जाएगा। डी पहले किस में आएगा? इसमें आएगा। फिर सी मोनोपोलिस्टिक में सेलर्स होते हैं, फिर ओलिगोपोली में होते हैं, फिर ड्यूपोली में 2 ही सेलर होते हैं, तो ए लास्ट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, ओके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ES। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या है? ए का 7 क्या होता है? 7 होता है कैश फ्लो से रिलेटेड, तो 1 का हो जाएगा 4, ठीक है। 1 का 4 किस में है? 2 और 4 में है। लेट्स रीड इट अगेन।
AS 24 24 किसका, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का है, सो बी का दूसरा हो जाएगा। सो इसका आंसर ही हो जाएगा। 36 किससे होता है, सी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, एंड 110 110 किसका है, डी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट कंटेन एग्जीक्यूटिव समरी, किस में होती है, प्रीफेटरी इंफॉर्मेशन में होती है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा which of the following types of audit report is issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। so ये क्या है, ये unmodified opinion report है। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू appropriate financial product and service needed by all sections of the society in general and vulnerable group such as weaker sections and low income groups in particular at an affordable cost in a fair and transparent by mainstream institutional player। so यहाँ पे बात क्या गई है कि vulnerable group सबको हम फाइनेंशियल में वो इन्वॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ओके, सो नेक्स्ट है फिल्टर क्वेश्चंस इन क्वेश्चनरी मेजर द फैमिलियरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट विद द टॉपिक ऑफ रिसर्च। सही है, फिल्टर क्वेश्चन मेजर करते हैं क्वेश्चन दैट ट्राई टू कैप्चर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एट वंस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेना। आर रेफर्स टू ए लीडिंग क्वेश्चन, नहीं, आर इज रॉन्ग। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, उसका रीज़न नहीं है ना वो, इसलिए। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मिथ्स अबाउट रूरल मार्केटिंग, के क्या मिथ्स हैं। ऑल विलेजर्स आर इक्वली पॉपुलेटेड, गलत बात है, ये मिथ है। ऑल विलेजर्स सारे विलेजर इक्वली पॉपुलेटेड नहीं होते हैं, कहीं किसी विलेज में कितने लोग हैं, लाइक किसी में 100 है तो किसी में 2000 है, तो इक्वल तो नहीं होते, तो ए आना चाहिए। ए हमारा इन दोनों में आ रहा है 1 और 2 में। सो लेट्स सी अदर्स ऑप्शन, सी एंड डी भी दोनों में आ रहा है, तो सी देखो, being illiterate rural consumer is not able to discriminate between product and brands। भाई वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अनपढ़ है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, गलत है, तो ये भी मिथ है। ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट विल सेल इन रूरल इंडिया, ये भी गलत है, हाई प्राइस प्रोडक्ट भी सेल होते हैं। सो ACD तो है ही है। अब हमारा इन दोनों ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं 1 और 2 में, तो बी एक्स्ट्रा आ रहा है, बी को पढ़ते हैं। रूरल कंज्यूमर हेट्रोजीनियस अलॉट, हाँ भाई हेट्रोजीनियस होते हैं, तो बी तो नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड सी आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है मिस्टर ए अ रेजिडेंट इन इंडिया एज 60 ईयर की है, अर्न एग्रीकल्चर इनकम है 5 लाख, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 3,80,000 for the assessment year 25-26, the tax liability of Mr. A assuming that he does not opt to be taxed under old tax regime में वो opt नहीं हो रहा है, तो न्यू टैक्स regime में इसकी क्या आ जाएगी, इनकम नील आ जाएगी क्योंकि उससे लिमिट से कम है। नेक्स्ट है सो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर सेक्शन 92F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज़ द प्राइस अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड व्हेन, कब होता है, जब टू अनरिलेटेड पार्टी एंटर इनटू ए ट्रांजेक्शन इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है हाँ, ये व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AR इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, AR की वैल्यू पूछी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यूनिटरी इलास्टिक दे रखी है, एंड द वैल्यू ऑफ MR की 5 देखिए। इस पर मतलब काफ़ी लोगों ने बोला था कि चैलेंज भी होगा ये क्वेश्चन, बट फाइनल आंसर की मैं इसका ऑप्शन 1 ही दिया है, NTN है, तो ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं हुआ है। और ठीक भी है कि अगर हम बात करें कि एक तो हम देख सकते हैं इलास्टिसिटी 1 दी है, और जब AR प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है तो हम -1 ले लेंगे, एंड AR डिवाइडेड बाई AR -5, तो इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो AR = 2.5 आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि MR जो है हाफ होता है AR का, ओके, लाइक तो फिर MR अगर 5 है तो AR हमारा मतलब 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये है ट्वाइस होता है इसलिए, तो इसका आंसर क्या है, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है 1 2.5।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें कौन सी कैटेगरी नहीं होती? करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी होता है, ड्राइंग अकाउंट नहीं होता है। तो इसका आंसर हमें ये हो जाएगा 3। ओके, सो नेक्स्ट है ओके, ये अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिलेटेड टू परमिसेबल डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सो इनको अरेंज करना है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D है। सो ये सबसे पहले आ जाएगा 80D। सो ए सबसे पहले आना चाहिए, सब में आ रहा है, सिर्फ बी नहीं आएगा। बी को एलिमिनेट कर दो यहाँ से। आ गया डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी, ये QQA है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन 80E है। ये सेक्शन तो सभी को याद है मोस्टली। सो AC हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। AC 3 and 4 में है, यू कैन सी। देन EB है। E क्या है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन सर्टेन चैरिटेबल फंड 80G है। अब B और D और इसमें कन्फ्यूजन है, बट ये सेक्शंस आपको याद होनी चाहिए। तो QQA पहले आ जाएगा, दैट मीन्स B पहले आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 एंड D बाद में आएगा सेविंग अकाउंट वाला। नेक्स्ट है ये फॉर्मूला है। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT होता है। 1 का हो जाएगा सेकेंड, इन दोनों में है। और बाकी कंबाइंड लेवरेज का क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT होता है। ठीक है, B का हो जाएगा फर्स्ट, तो B का फर्स्ट भी दोनों में। अर्निंग पर शेयर का क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का होता है EAT डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो C का हो जाएगा फोर्थ। C का फोर्थ किस में है? सेकेंड में है, ये आंसर आ जाएगा। D का थर्ड किस में है? ओके, D का थर्ड हो जाएगा फाइनेंशियल लेवरेज EBIT डिवाइडेड बाई EBT। ठीक है, सो आंसर नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर ऑर्डिनल स्कूल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। क्या वैलिड नहीं है? कंज्यूमर प्रेफरेंस कैन बी प्लॉटेड ऑन एन इंडिफरेंस का सही है। रैंकिंग इज यूटिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, रैंकिंग ऑफ यूटिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव, एडिटिव होती है भाई। हाँ, यहाँ पे क्या है? इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑर्डिनल स्कूल, ऑर्डिनल का पूछा है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शंस ऑफ, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करने हैं। हेयर यू कैन सी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये याद करना ही पड़ेगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस रेयर क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एक तो तुम्हें याद करने पड़ते हैं, एंड सेकंड चीज़ है कि कुछ रेयर क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इनसे घबराना नहीं होता है। आगे है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26। सो इसका आंसर, मतलब ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है, सो इसका आंसर 1 हो जाएगा। सबसे पहले C आएगा। एग्रीमेंट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडर सेक्शन 24 है। एंड देन B है। B क्या है? एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडर 25। देन A एग्रीमेंट ऑफ रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज। देन D है अरेंजमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। एंड देन E है एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेगजर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हैविंग मीन दे रखा है, मीडियन गिवन है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। कार्ल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.0428। किसके क्लोज है? 3 के क्लोज है। ओके, सो इसका आंसर 3 हो जाए। सो दैट्स ऑल। ये क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आज हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, एंड इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में बनाऊंगी। 25 क्वेश्चंस एंड टोटल 100 क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।